नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और हम लेकर हाजिर हैं वर्ल्ड न्यूज। इसराइल ने आज मुसलसल दूसरे दिन हमास के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाकर गाजा पट्टी पर हमला किया। सुबह के वक्त हुए इस हमले में इसराइली फौज ने कम की जानिब से रॉकेट और मोर्टार दागे जाने की जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि हमले में हमास के हिफाजती दस्ते को 2 जवान मामूली तौर पर जख्मी हुए और दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से किसी भी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। सुबह के वक्त सरहदी इलाकों में हर वक्त सायरन और फोन का वार्निंग एप्लीकेशन लोगों को मुतनब्बे करता रहा। इसराइली फौज का कहना है कि गाजा की जानिब से 30 रॉकेट दागे गए। इनमें से 7 रॉकेट को एंटी मिसाइल सिस्टम ने बीच में ही बेकार कर दिया। इज़ा सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि शाम एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां पर कुछ भी मुमकिन है। मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सेरिकिस कजारगेन का कहना है कि सियासी मुदाखलत से या तो अमन कायम होगा, नहीं तो फौजी कार्रवाइयों में इजाफे का इम्कान बढ़ेगा। उनका मानना है कि मौजूदा वक्त में सियासी बसीरत और दूरंदेशी का मुजाहरा नहीं किया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ ताकतें कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए असद हुकूमत को सोच समझ करके इकदाम करने होंगे। मुल्क में देरपा अमन के लिए कजारगेन ने अमन मुज़ाकरात में रूस को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि इसराइल शाम से ईरानी फौज की वापसी का मुतालबा करता रहा है, जबकि शाम अल तनाफ से अमेरिकी फौज की वापसी चाहता है। First, let's say, where are the front lines now? If you count, or if you compare before 2 and 3 years and now, it's almost, let's say, that 5% of past front lines are existing now. So this is a new stage, and this stage will maybe will begin or will be clear after Asitana, next Asitana talks, and mainly after Geneva. Neither if you will go to a military operation without a political agreement, this means that you will fight al-Nusra and Israel in the same time. Or you will try to have a deal by Russia with US and with Israel, just let's say to naturalize the Israeli backing to these groups, and you can continue and you win this battle, because I think it will be almost the easiest battle for the Syrian army. अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर बराए शाम स्टेफन डी मिस्तूरा ने खाना जंगी से मुतासर खत्ते में अमन कायम करने के लिए रूस, तुर्की और ईरान के सीनियर एहलकारों से सलाह मशवरा किया। खबरों के मुताबिक जिनेवा में हुई इस मीटिंग में के दौरान कई शामी आइन कमेटी की तश्कील के मुद्दे पर चर्चा हुई। जराये के मुताबिक मिस्तूरा से मुलाकात से कबल तीनों मुल्कों के एहलकारों ने आपस में काफी देर तक बात की। मीटिंग के मुस्बत असरात मुरत्तब होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि चंद माह कबल तक ये मुहिम बेअसर साबित होने लगी थी और गुज़िश्ता हफ्ते मिस्तूरा ने कहा था कि फिलहाल इस हवाले से किसी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आइंदा 25 जून को इसी तर्ज की एक और मीटिंग होनी है, जिसमें कि अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन के सीनियर ऑफिशियल शिरकत करेंगे। यमन के साहिली शहर अल होदिदा में जारी जंग के फिलहाल रुकने के आसार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफीर बराए यमन मार्टिन ग्रिफिथ 3 रोजा दौरे के बाद सना से वापस लौट गए हैं। 3 रोजा क़याम के दौरान मुसालहत के लिए क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ऐसी खबर थी कि आम शहरियों को जंग से बचाने के लिए सरकारी फौज और हौसी बागियों के बीच मुसालहत की कोशिश की जा रही है। इत्तेहादी फौज की जानिब से इस हवाले से कई मुस्बत ऐलान भी किए गए थे, लेकिन मौजूदा वाक़यात बता रहे हैं कि हालात में ज्यादा तब्दीली नहीं है। शहर के एयरपोर्ट पर कब्जे के बावजूद इत्तेहादी फौज को हौसी जंगजुओं की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। इत्तेहादी फौज का इल्जाम है कि हौसियों की जानिब से शहरी इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। यमनी फौज का कहना है कि मंगल को 33 हौसी बागी और 19 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। किसी शहरी के हलाक होने की खबर नहीं है। गुज़िश्ता दिनों इंडोनेशिया के सयाहती सूबे शुमाली सुमात्रा के टूबा लेक में हुए हादसे में मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है और सयाहों को ले जा रही कश्ती खराब मौसम के सबब डूब गई थी। इंडोनेशिया हुक्काम के मुताबिक अभी भी 166 अफराद लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। चूंकि फेरी पर सवार होने वालों का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता, इसलिए इनकी एक्चुअल तादाद का इल्म
नहीं है। अहले खाना से मिली जानकारी के मुताबिक इनकी तादाद का अंदाजा लगाया जा रहा है। मकामी डिजास्टर एजेंसी के चीफ के मुताबिक इस तरह की फेरियां गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट करती हैं। जब तक 2 अफराद की तलाश अभी मिली है, लाश उनकी मिली उनकी दराफ्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने मंगल के रोज 18 अफराद को डूबने से बचाया था। टूबा लेक को इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। हादसे के बाद लोग मकामी इंतजामिया और सरकार से खासे नाराज हैं। और लीबिया के रेड क्रिसेंट से गुज़िश्ता दिनों समुद्री हादसे में हलाक हुए 5 अफराद की लाश बरामद कर ली गई है। मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक की शहरी यूरोपीय शहरों की तरफ हिजरत कर रहे थे और इनकी लाश राजधानी त्रिपोली से 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ साहिली शहर अलमाया में मिली। रेड क्रिसेंट के मुताबिक अभी भी कुछ लाशें समंदर की तह में मौजूद हैं, लेकिन खराब मौसम के सबब इन्हें निकाला नहीं जा सका है। आपको बता दें कि 2 रोज कबल कोस्टल गार्ड ने 5 लाशें निकाली थी। इस हादसे में 191 लोगों को डूबने से बचा लिया गया है। इधर जर्मनी में मुकीम तुर्की शहरियों ने सदारती और पार्लिमानी इंतखाब के लिए हक रायदही का इस्तेमाल किया। कोलोन में तुर्की के काउंसिल जनरल के मुताबिक तकरीबन 60% राय दहिंदगान ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि यूरोपीय मुल्कों में सबसे ज्यादा गैर मुकीम तुर्की शहरियों की आबादी जर्मनी में ही आबाद है और जर्मनी में तकरीबन 30 लाख तुर्की रहते हैं। तुर्की में 3 रोज बाद आम इंतखाबात होने हैं। वाज़ेह है कि इंतखाब के बाद तुर्की में नए तर्ज का निजाम कायम होने जा रहा है। प्री पोल सर्वे के मुताबिक मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान की जमात को पार्लिमानी इंतखाब में सख्त मुकाबले का सामना है। इसी तरह सदारती इंतखाब का फैसला भी दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात अपनी जीत को लेकर पुरएतमाद नजर आती है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ मामलात को लेकर ट्रंप हुकूमत के अड़ियल रवैये की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल बराए इंसानी हुकूक से खुद को अलहदा कर लिया। वाज़ेह कि इंसानी हुकूक से वाबस्ता तंजीमें ह्यूमन राइट्स को लेकर के मुसलसल अमेरिका की तनकीद करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर निक हेली ने काउंसिल को मुनाफिक और इसराइल मुखालिफ करार देते हुए कहा कि UNHRC इंसानी हुकूक का मजाक बना रही है। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की मौजूदगी में निक हेली ने UNHRC के ढांचे में बुनियादी तब्दीली का मुतालबा करते हुए कहा कि काउंसिल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की हिमायत कर रही है। For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded. Human rights abusers continue to serve on and be elected to the Council. The world's most inhumane regimes continue to escape scrutiny. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. उधर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने अमेरिका से इस फैसले पर नजरसानी की अपील की है। वहीं काउंसिल के कमिश्नर राद अल हुसैन ने अमेरिका के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। आपको बता दें कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2006 में कायम की गई इस काउंसिल का अमेरिका एक अहम रुकन है। गैर कानूनी मुहाजिरीन को लेकर के खास तौर से अमेरिका के सख्त मौक़िफ़ के पेश नज़र ट्रंप इंतजामिया इस वक्त अंदरून मुल्क और बाहरी दुनिया की तनक़ीद का सामना कर रहा है। It is a bad news. It is a bad news for this council. It is the bad news, I think, for United Nations. It is a bad news, I think, for United States. It is a bad news for everybody who takes care about human rights. The EU regrets the decision by the US to withdraw from the Human Rights Council. The US has for many years been a strong partner for the European Union in the Human Rights Council.
Yesterday's decision risks undermining the role of the US as a strong advocate and supporter of democracy on the world stage. गैर कानूनी मुहाजिरीन को लेकर के मुजव्वजा बिल के खिलाफ अमेरिकी अवाम और डेमोक्रेट नुमाइंदों की डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की नाराजगी बढ़ती जा रही है। खबर है कि गुज़िश्ता दिनों कैपिटल हिल में रिपब्लिकन कानून साज की एक मीटिंग में शामिल होने जा रहे ट्रंप को एक खातून की सख्त बातें सुननी पड़ी। मीटिंग के बाद ट्रंप को डेमोक्रेट पार्टी के कुछ नाराज मेंबरान की भी मुखालफत झेलनी पड़ी। यूएस काउंसिल खासतौर से यूएस हाउस ने नंबर 2 की पोजीशन होल्डर स्टेनी होयर ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत नहीं करेगी। हाथों में बैनर उठाए डेमोक्रेट मेंबरान ने कहा कि बच्चों को उनके वालिदैन से अलहदा नहीं होने दिया जाएगा। I think you can hear the outrage in the members' voices. That's how every one of us feels. This is how our constituents feel. It's how every mother and father who is screaming out about the injustice of this policy, that the president alone has the power to stop immediately. He is traumatizing the country. He's traumatizing these children. He's traumatizing these families. It's nothing short of child abuse, and it's purposely being perpetuated by the president of the United States, and it must stop. वहीं न्यूयॉर्क में भी बिल के खिलाफ मुजाहरा हुआ। मैनहट्टन इलाके में बड़ी तादाद में लोगों ने ट्रंप सरकार की खासतौर से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने 30 जून को मुल्की सतह पर मुजाहरा और एहतजाज का ऐलान किया है। This isn't right, and we shouldn't let this go excused like we have pretty much everything else. I think that what's happening is immoral, unethical, and I'm pretty sure has to be illegal. यहाँ एक और वक्फे के लिए रुक रहे हैं। लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज और अब बात करेंगे आलमी फुटबॉल कप की। आलमी कप के शुरू हुए पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं और इन एक हफ्ते में मेजबान रूस का दूसरे राउंड में पहुंचना तकरीबन मुमकिन हो गया है। ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में रूस ने मिस्र को 3-1 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी जीत हासिल की और मंगल को खेले दूसरे मुकाबले में सेनेगल ने पोलैंड को, जबकि जापान ने कोलंबिया को हराकर अपनी मुहिम का शानदार तरीके से आगाज किया। मंगल को देर रात सेंट पीटर्सबर्ग का स्टेडियम पूरी तरह रूसी शायकीन से भरा हुआ था। ग्रुप के दूसरे मुकाबले में मेजबान रूस और मिस्र की टीमें आमने सामने थीं। स्टार मोहम्मद सालेह की टीम में शामिल होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया था। टूर्नामेंट की सबसे लोएस्ट रैंकिंग पर मौजूद रूस ने पहले मुकाबले में सऊदी अरब को हराकर साबित कर दिया था कि अपने शायकीन के सामने उसे हराना आसान नहीं होगा। ये बात मुसलसल दूसरे मैच में भी सही साबित हुई। 47वें मिनट में रोमन जोबिन के शॉट को क्लियर करने के चक्कर में अहमद फतही अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को मार बैठे। मैच का दूसरा गोल डेनिस श्रेशेफ ने किया। फर्नांडेस के शानदार पास पर श्रेशेफ ने टूर्नामेंट में अपना तीसरा गोल किया। रूस की जानिब से जायोबा ने मैच का सबसे बेहतरीन गोल किया। बॉक्स के अंदर मिले पास को उन्होंने खूबसूरत तरीके से गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। टूर्नामेंट में जायोबा का ये दूसरा गोल है। मिस्र की जानिब से इकलौता गोल मोहम्मद सालेह ने किया। पूरे मैच में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे सालेह ने पेनाल्टी पर यह गोल किया। स्पार्टा स्टेडियम में सेनेगल और पोलैंड के माबैन ग्रुप एच का दूसरा मुकाबला खेला गया। मिस्र, नाइजीरिया, मराकश और ट्यूनीशिया की शिकस्त के बाद अफ्रीकी बर्रे-आज़म की सारी उम्मीदें अब सेनेगल पर ही टिकी हुई हैं। तिरंगा लायंस के नाम से मशहूर सेनेगल की टीम ने स्टेडियम में मौजूद अपने शायकीन को मायूस नहीं किया। 2002 आलमी कप में सेनेगल ने उस वक्त की दिफाई चैंपियन फ्रांस को हराकर आलमी फुटबॉल में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। जोश और एनर्जी से भरपूर सेनेगल की टीम ने 36वें मिनट में सबकत हासिल की।
इदरीस की नीची रहती शॉट थियागो सायोनेक से डिफ्लेक्ट होकर पोलिश गोल पोस्ट में ही चली गई। हाफ टाइम के बाद भी पोलिश बॉक्स पर सेनेगल की फॉरवर्ड लाइन हलचल मचाती रही और इसका उन्हें फायदा भी मिला। न्योंग ने डिफेंस लाइन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए सेनेगल की लीड और मजबूत कर दी। मैच के खात्मे से कबल पोलैंड के क्राइशोवियाक ने एक गोल कर टीम को थोड़ी राहत दिलाई। इससे कबल मोरडोविया एरेना में ग्रुप एच के ही मुकाबले में जापान और कोलंबिया की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। 2014 आलमी कप में कोलंबिया ने जापान को 4-1 से शिकस्त दी थी। तीसरे मिनट में ही ये वाज़ेह हो गया कि जापान साबिका हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरी है। आलमी कप की तारीख में कार्लोस सांचेस मैच के सबसे कम वक्त में रेड कार्ड देखने वाले खिलाड़ी बन गए। शिंज कागावा ने इस मौके का फायदा उठाने में कोई गलती नहीं की। 10 खिलाड़ियों से खेल रही कोलंबियाई टीम ने हिम्मत नहीं हारी। फाल्काओ की फ्री किक को जुआन क्विंटेरो ने गोल कर टीम को बराबरी पर ला दिया। लेकिन दूसरे हाफ में जापान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। मुखालिफ डी पर हलचलें जारी रही। इसी दौरान युवा ओसाको ने सेट पीस पर हेडर के जरिए गोल कर जापान की जीत को यकीनी बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो बेहद शानदार ये मैच रहा। आलमी कप के शुरू हुए पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं और इन एक हफ्ते में मेजबान रूस का दूसरे राउंड में पहुंचना तकरीबन मुमकिन हो गया है, क्योंकि ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में रूस ने मिस्र को 3-1 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी जीत हासिल की है। और मंगल को खेले दूसरे मुकाबले में सेनेगल ने पोलैंड को, जबकि जापान ने कोलंबिया को हराकर अपने मुहिम का शानदार तरीके से आगाज कर दिया है। हम थोड़ी देर बाद अपने साथ विक्टर अमलाराज को भी जोड़ेंगे, जो कि एक्स इंडियन फुटबॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये जीत रूस के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि मेजबान है वो यहां पर। और अगर हम बात करते हैं तो अपने ग्राउंड में अपने लोगों के बीच जीत हासिल करना और जीत की जानिब बढ़ते रहना, ये एक अपने आप में बहुत अहम बात होती है। तो रूस का दूसरे राउंड में पहुंचना तकरीबन मुमकिन हो गया है। विक्टर अमलाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि साबिक फुटबॉलर हैं, एक्स इंडियन प्लेयर हैं, उनसे बात करेंगे। और हैदराबाद से वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्टर साहब, रूस का सेकंड राउंड में पहुंचना तय हो गया है। कुछ खास है इस टीम में, या केवल या सिर्फ लोकल एडवांटेज मिल रहा है रूस को? नहीं, रूस देखिए फर्स्ट मैच सऊदी अरेबिया से 5 गोल से जीता होस्ट टीम है कि लॉट ऑफ एडवांटेज है। 5 गोल जीतने के बाद मोरल मतलब बूस्ट कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, आज भी उन लोगों का ना सेकेंड मैच का ये हुआ था कि ना सेकेंड मैच का, तो दे एडवांटेज है ना, जो होस्ट टीम को ऑलवेज एडवांटेज है उनका। बोलिए जी। टूर्नामेंट से सबसे ज्यादा 8 गोल कर चुका है रूस टूर्नामेंट में। क्या वाकई रूस का एक अटैक मजबूत, अगर हम बात करते हैं रूस का अटैक मजबूत है, या फिर अभी उसका टेस्ट होना बाकी है? नहीं, अटैक उनका अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है। 5 गोल मारने के बाद जो प्लेयर्स को उनका जो स्ट्रैटेजी भी अच्छा है ना, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। फॉरवर्ड अच्छा है उनका, डिफेंडर अच्छा है। टीम में फिर क्या इतना गोल होने के बाद और होस्ट टीम उनका पब्लिक सपोर्ट है ना, बहुत अच्छा खेल रहे हैं लोग। वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, ये कर रहे हैं मेथड उनका, जो उनका जो कोच जो स्ट्रैटेजी दे रहा है इतना अच्छा अडॉप्ट कर रहे हैं उन लोगों के, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और रूस इस बार है ना बहुत पहले लोग हार के चले जाते थे, इस बार बहुत अच्छा खेल रहे लोग रूस। तो लोग होस्ट नेशन में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन मिस्र और नाइजीरिया से चौंकाने वाले रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन दोनों टीमों ने मायूस किया है। सेनेगल में कितना पोटेंशियल आप देखते हैं? सेनेगल उन लोगों का जो फिजिकली इतना स्ट्रांग, फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग। आपका जो पोलैंड टीम तो कुछ नहीं कर सकता। उनका जो मेन प्लेयर लेविंस्की इतना कोशिश कर रहे हैं, वो जो ना बायर्न म्यूनिख का बेहतरीन प्लेयर है उन्होंने लेविंस्की, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। आज वो लोग का ना जो सेनेगल उनका फिजिकली वेरी स्ट्रांग और उनका टेक्निकली ऑल्सो बहुत अच्छा बैटिंग करके उन लोगों का ना जो अफ्रीकन टीम का नाम रखा है। बिल्कुल, लेकिन अफ्रीकी टीम पावर प्ले में यूरोप और लैटिन अमेरिकी टीमों के बराबर लगती है, फिर भी तो वो आगे तक क्यों नहीं पहुंच पाती है?
जी जी, ये जो लैटिन अमेरिका थोड़ा उनका टेक्निकली बहुत बेहतरीन रहता, स्किलफुली लोग बहुत अच्छे रहते हैं, टेक्निकली एंड स्किलफुली दे वेरी ना बेहतरीन रहते लोग। ये अपना जो अफ्रीकन है ना, उन फिजिकली ज्यादा ये करते हैं लोग ना, फिजिकली। अभी अपना टाइम में आप देखे होंगे, हमारा टाइम में चीमा ओकरिया और चिबूज जो वर्ल्ड कप प्लेयर है ना, ये लोग है ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अपना जो डिफेंडर इंडियन डिफेंडर को 3-4 आदमी की इजी लोग डॉच करके चले आते हैं। तो ऐसा ही जो यूरोपियन टीम और ये जो अफ्रीकन टीम में बहुत फर्क है। टेक्निकली यूरोपियन की तरह फॉर बेटर है, फिजिकली ये लोग बोलता है कौन सा ये अफ्रीकन टीम। जी, जापान की जीत के बाद क्या ये माना जाए कि इसी टीम को एशियाई पावर हाउस माना जाएगा? जापान उन लोगों का जो लीग सिस्टम बहुत बेहतरीन है, उनका लीग सिस्टम है। उन लोगों को बाहर से बहुत बड़े बड़े प्लेयर को पता बुलाते खिलाते उन लोग, और उनका जो क्या बोलते हैं, और बड़े बड़े क्या बोलते हैं गुड अपोनेंट से लोग खेलते हैं। तो उनका जो लीग स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। इस बार जापान बहुत अच्छा खेला। जापान और ईरान ये जो दोनों टीमें जीते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो लोग कैसा भी है ना क्वालिफाइड सेकंड राउंड में आएंगे और अपना जो एशियन नेशन का नाम रखेंगे, ईरान और जापान। जी बिल्कुल। और ऑन गोल खूब हो रहे हैं, 5 गोल हो चुके हैं। 1998 वर्ल्ड कप का 6 गोलों का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। फतही और थ्योगा ने भी कल ऑन गोल किया है। क्या इसकी आप वजह देखते हैं? ओन गोल है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। ओन गोल में इतना डिफेंडर के ऊपर इतना प्रेशर है, विकास ये जो उनका जो पेस, उनका जो अटैकिंग पेस है जो टीम्स का जो, तो उसमें क्या जो आपका जो डिफेंडर है वो एकदम फंबल, घबराहट हो जाता है, एकदम घबराहट उठ के वो क्लियर करने के टाइम में बाई मिस्टेक ओन गोल हो जाता है। ऐसा 1-2 गोल हुआ था, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट है ना, ये वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आपसे वक्त पर बात करते रहेंगे इसके बारे में। बहुत शुक्रिया विक्टर साहब इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब देखते हैं फैंस रिएक्शन। रूस की लगातार दूसरी जीत से मॉस्को की सड़कों पर जश्न का माहौल है। गाड़ी के हॉर्न से पूरी रात मॉस्को की सड़कें गूंजती रही। हाथों में रूस का कौमी परचम लिए शायकीन मेन शाहराहों पर रक्स और सरूर में झूमते रहे। मिस्र के खिलाफ जीत से मेजबान टीम का दूसरे राउंड में पहुंचना भी तकरीबन तय हो चुका है और शायकीन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मना रहे हैं कि खिलाड़ी आलमी कप और मेजबान होने के दबाव से आजाद होकर खेल रहे हैं। मेजबान टीम की बनिस्बत रूस ने सेनेगल सपोर्टरों की तादाद बेहद कम है। दूर दराज के मुल्कों का सफर तय करके रूस आए सेनेगल शायकीन पहले मैच में मिली जीत से खासे पुरजोश नजर आए। इसके मुकाबले पोलिश फैन की तादाद बहुत ज्यादा थी। पोलैंड में भी हजारों लोग बड़ी टीवी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। उन्हें उम्मीद है कि आइंदा मैचों में टीम अच्छा मुजाहरा पेश करेगी। We have no time off in the US. I flew all the way here for this game, and they made us so proud. I was so scared on the plane. On the plane, we only had like a handful, and everybody else was Polish. In the stadium, at the corner, just a few Senegalese. Everybody else was Polish, but we did it. So we're so happy. Thank you, Senegal. Thank you very much. I feel sad, but on the other hand, it's a great atmosphere, great city, great stadium, a lot of Polish fans. So it was really good. But what can you do? This is football. So we'll. और आलमी कप 2018 का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। कल जुमेरात को 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला समारा एरिना में डेनमार्क और साकरूज यानी कि ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा और ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले में फ्रांस और पेरू की टीमें खासतौर से एक्चरिनबर्ग में आमने सामने होंगी। डेनमार्क और फ्रांस दोनों ही टीमों ने जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत की है और दोनों ही टीमों को जीत दर्ज करने में खासी मेहनत करनी पड़ी है। एक और जीत दोनों टीमों को दूसरे राउंड में पहुंचा सकती है। आखिरी लीग मुकाबले से कबल दोनों ही टीमें इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेंगी। कल का सबसे दिलचस्प मुकाबला नोवगोरोड में खेला जाएगा। ग्रुप डी के इस मुकाबले में अर्जेंटीना के सामने क्रोएशिया का चैलेंज होगा। पहले मैच में अर्जेंटीना को आइसलैंड के खिलाफ गैर मुतवक्के तौर पर पॉइंट शेयर करना पड़ा था। क्रोएशिया के खिलाफ हल्की सी गलती मेसी एंड कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो ये था वर्ल्ड न्यूज। आप देखते रहिए जी सलाम।